ने सोचते हुए कहा, आप बस कच्चे जेड पत्थर खरीद सकते हैं और किसी कारीगर से उन्हें पॉलिश करके चिकने टुकड़े बना सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के जेड से बनी सजावट भी आपके काम आ सकती है। बेशक ये सजावट भी सस्ती नहीं होती, लेकिन ये उन पेंडेंट से कहीं ज्यादा किफायती है जिनके बारे में आप पूछ रही थी। जैसे जैसे वो बोलती गई, तन्वी की अपने सामने बैठे युवक के बारे में जिज्ञासा बढ़ती गई। भारतीय लोक कथाओं में जेड लंबे समय से रहस्यमय मान्यताओं से जुड़ा रहा है। देवताओं, आत्माओं और सुरक्षात्मक ऊर्जाओं से जुड़ा। यही कारण है कि प्राचीन राजघराने अक्सर सोने या चांदी की बजाय जेड के साथ दफनाना पसंद करते थे। आज भी कई लोग मानते हैं कि जेड बुरी नजर से बचाता है, घरों की रक्षा करता है और सौभाग्य लाता है। इसे अक्सर लक्ष्मी, शंख, नाग, शेर या गरुड़ जैसे रूपों में उकेरा जाता है। रत्न उद्योग में होने के नाते तन्वी ने जेड के आध्यात्मिक उपयोगों के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थी। वो कई ऐसे ग्राहकों से मिली थी जो अनुष्ठानों या आशीर्वाद के लिए जेड खरीदते थे, लेकिन वे आमतौर पर अधेड़ या बुजुर्ग होते थे। उसने कभी देवांश कुलकर्णी जितना युवा व्यक्ति नहीं देखा था, और निश्चित रूप से इतनी बड़ी मात्रा में मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं। ज्यादातर ग्राहक कुछ रत्न खरीदते थे, उन्हें तराशते थे और फिर किसी पुजारी से आशीर्वाद लेते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उत्सुक थी। बेशक तन्वी एक तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के साथ पली बढ़ी थी और व्यक्तिगत रूप से जेड के रहस्यमय गुणों में विश्वास नहीं करती थी। तो मैं उन्हें कहां से खरीद सकता हूं? देवांश ने उत्सुकता से पूछा। इस बात के लिए आभारी कि तन्वी प्रोफेसर तरुण अयंगर की बेटी थी। उसके मार्गदर्शन के बिना वो जरूरत से कहीं ज्यादा खर्च कर सकता था। हे, मेरे पास कुछ है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि ये काफी है या नहीं, लेकिन मेरे कुछ जानकार लोग हैं जो तुरंत और भी मंगवा सकते हैं, और दामों की चिंता मत करो। अगर मैं इसकी देखरेख कर रही हूं तो कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। तन्वी ने उसे आश्वस्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन व्यापार तो व्यापार है। तुम्हें अपनी हकदारी का मुनाफा तो मिलना ही चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे पिता को जानती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उचित मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। बेशक एक उचित छूट तो अच्छी ही होगी, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर कुलकर्णी, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। प्रोफेसर तरुण ने अपनी बेटी के जवाब देने से पहले ही बीच में ही बोल दिया। जहां तक विंध्य जेम्स के जेड की बात है, चूंकि ये एक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टोर है, इसलिए तन्वी से उसका मार्जिन माफ करने के लिए कहना उचित नहीं है। लेकिन बाकी सामान के लिए अगर विक्रेता कुछ कमा लेता है तो कोई बात नहीं। बिचौलिए के तौर पर तन्वी को तुमसे मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। डॉक्टर कुलकर्णी, रुको, श्री कुलकर्णी तो डॉक्टर हैं। तन्वी अपने पिता को ये उपाधि देते हुए सुनकर चौंक गई। एक किशोर का 200 जेड के टुकड़े खरीदना पहले से ही आश्चर्यजनक था, लेकिन अब उसे पता चला कि वो एक डॉक्टर है और उसके पिता स्पष्ट रूप से उसके कौशल का बहुत सम्मान करते थे, वरना वो इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ऐसी उपाधि का इस्तेमाल क्यों करते? वो न केवल एक डॉक्टर है, बल्कि उनके कौशल मुझसे कहीं बेहतर हैं। तरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। क्या? तन्वी सचमुच चौंक गई। वो मध्य प्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने पिता के कद को जानती थी। वो शायद ही कभी किसी की चिकित्सा क्षमताओं की प्रशंसा करते थे, किसी युवा की तो बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर अयंगर, आप बहुत उदार हो रहे हैं। चलो जेड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, देवांश ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। तरुण को याद आया कि देवांश अपने चिकित्सा कौशल को निजी रखना पसंद करते थे और उन्होंने इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। वो अपनी बेटी की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, बस इतना ही काफी है, किसी और से इस बारे में बात मत करना। डॉक्टर कुलकर्णी को पढ़ाई के लिए शांति चाहिए। मैं समझती हूं पापा, चिंता मत करो। अगर मैंने किसी को बताया भी तो वे यकीन नहीं करेंगे, तन्वी ने जवाब दिया। संतुष्ट होकर
तरुण ने बातचीत का रुख वापस जेड पर मोड़ दिया। किसी से डॉक्टर कुलकर्णी के निरीक्षण के लिए रत्न मंगवा दो। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो तुरंत और रत्न मंगवा लो। ठीक है, तन्वी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा। उसने देवांश का अभिवादन किया और कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर में वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ एक डिब्बा लेकर लौटी। अंदर बिना प्रोसेस किए हुए जेडाइट पत्थर थे। ये हमारे पास अभी मौजूद सारा कच्चा जेड है। एक नजर डालो और देखो कि कौन सा तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है। मैं बाद में तुम्हें कीमत बता दूंगी। हम पॉलिशिंग का कोई शुल्क नहीं लेंगे, सिर्फ साधारण कटिंग का। तन्वी ने डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा। देवांश का पूरा ध्यान जेड पर था। उन्होंने औपचारिकताओं की परवाह न करते हुए हर पत्थर की सावधानी पूर्वक जांच शुरू कर दी। ज्यादातर जेड निम्न श्रेणी के थे, चिपचिपा बर्फ जैसा, दूधिया सफेद, नीले धब्बेदार और हरी फलियों जैसा। कोई ग्लास ग्रेड या इंपीरियल ग्रीन जेडाइट नहीं था, जिन्हें उच्च श्रेणी का माना जाता था और जिन पर काम करने के लिए कुशल कारीगरों की जरूरत होती थी। विंध्य जेम्स के पास ऐसे कारीगरों को नियुक्त करने या उच्च स्तरीय जेड का स्टॉक रखने के संसाधन नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने स्टोर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ तैयार रत्न प्रदर्शित किए। अगर उनके पास ऐसा जेड होता भी तो देवांश उसे खरीद नहीं पाता। उसने उपयुक्त रत्न चुने और उन्हें अलग रख दिया। उसने अनुमान लगाया कि इनसे लगभग 140 से 150 जेड टोकन मिल सकते हैं। फिर उसने तन्वी की ओर मुड़कर पूछा, इनकी कीमत कितनी है? जेडाइट की कीमत जटिल थी। ये हजारों से लेकर लाखों तक हो सकती थी। स्टोर मैनेजर होने के नाते तन्वी कीमत तय करने और बातचीत करने के लिए जिम्मेदार थी। कीमत और मामूली लाभ मार्जिन का हिसाब लगाने के बाद उसने कहा, कुल 76,000। इतना कम? क्या आपको यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई है? ये 140 से 150 टोकन बनाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। देवांश ने आश्चर्य से कहा। पहले के पेंडेंट की कीमतों के आधार पर 30% छूट के साथ भी कीमत लगभग 7 लाख रुपए होनी चाहिए थी। ये आधे से भी कम था। है, मैं इसमें कोई गलती नहीं करूंगी, तन्वी ने जवाब दिया। आपकी जरूरतें आसान हैं, इसलिए इतने सारे टोकन बनाना संभव है। लेकिन अगर हम पेंडेंट या ब्रेसलेट बना रहे होते तो बर्बादी काफी होती। कुशल मजदूरों की लागत की तो बात ही छोड़िए। इस स्तर पर हर चीज को एक छोटी कलाकृति की तरह माना जाता है, जिसके लिए समय और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। आप कम ग्रेड जेड की तरह यूं ही किसी को प्रशिक्षु नहीं नियुक्त कर सकते। और चूंकि आप थोक में खरीद रहे हैं, हम स्टॉक साफ कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा छूट दे सकती हूँ। 2,76,000 रुपए एक उचित कीमत है। इससे ज्यादा तो मेरे पिताजी मुझ पर मुनाफाखोरी का आरोप लगा देंगे। हालांकि तन्वी ने कीमत का अंतर साफ साफ समझाया, लेकिन देवांश भोला नहीं था। वो जानता था कि प्रोफेसर तरुण के प्रभाव के बिना तन्वी इतनी उदार नहीं होती। हो सकता है कि वो उससे कहीं ज्यादा पैसे लेती। लगता है तुम्हारे पापा का एक और एहसान मुझ पर है, देवांश कुलकर्णी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कीमत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। डॉक्टर कुलकर्णी, आप बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हैं, प्रोफेसर तरुण अयंगर ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि उनका दिल खुशी से भर गया था। देवांश जैसे व्यक्ति के लिए उनका एहसान मानना अपने आप में एक तोहफा था। ऐसा तोहफा जो भविष्य में नए रास्ते खोल सकता था। जैसा कि कहा जाता है, एक बेटी अपने पिता को सबसे अच्छी तरह जानती है। हालांकि तरुण ने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। तन्वी अय्यर ने इसे साफ तौर पर देखा। देवांश की क्षमताओं के बारे में उसकी जिज्ञासा और गहरी हो गई। इस युवक में ऐसा कौन सा हुनर था जिससे उसके पिता उसकी सद्भावना को इतना महत्व देते थे? बात जल्दी ही खत्म हो गई और देवांश ने विनम्रता में ज्यादा देर नहीं की। उसने बातचीत को वापस जेड चुनने की ओर मोड़ दिया। चूंकि उसे उसी दोपहर ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्वभाव से निर्णायक तन्वी ने देवांश के दोबारा कहने का इंतजार नहीं किया।
उसने तुरंत उस कुशल कारीगर को बुलाया और विंध्य नगर के एक विश्वसनीय रत्न विक्रेता को फोन किया। व्यवस्था करने के बाद वो खुद देवांश को उस व्यापारी के पास ले गई। तरुण, जिसकी दोपहर के लिए कुछ और योजनाएं थी, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ दिया। देवांश के साथ जाना कहीं ज्यादा जरूरी था। सफर के दौरान तरुण ने आयुर्वेद के बारे में कई सवाल पूछे। इस बार उसका लहजा ट्रेन की तरह संदेहपूर्ण नहीं था। इसके बजाय उसने जटिल चिकित्सा संबंधी पहेलियां उठाईं और देवांश से सलाह मांगी। देवांश तरुण का ऋणी महसूस कर रहा था और उसे सचमुच पसंद करता था। उसने अपनी अंतर्दृष्टि खुलकर साझा की। इस बातचीत से तरुण बहुत प्रभावित हुआ। इस बीच गाड़ी चला रही तन्वी इस बातचीत से इतनी चकित थी कि वो लगभग एक मोड़ चूक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश में कोई उसके पिता को पारंपरिक चिकित्सा में मार्गदर्शन दे सकता है, खासकर एक किशोर। उसके पिता एक डॉक्टरेट पर्यवेक्षक थे। क्या इसका मतलब यह था कि ये युवक डॉक्टरेट छात्रों का भी पर्यवेक्षण कर सकता है? ये विचार अवास्तविक लगा। तन्वी की मौजूदगी में रत्न विक्रेता देवांश से ज्यादा पैसे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके अलावा देवांश ने आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने और संग्रहित करने की क्षमता के आधार पर जेड रत्न चुना था, और उसकी पसंद इतनी सटीक थी कि व्यापारी घटिया रत्नों को महंगे रत्नों के रूप में नहीं बता सका। 94,000 रुपए खर्च करने के बाद देवांश ने ताबीज बनाने के लिए उपयुक्त लगभग 40 से 50 जेड रत्न खरीदे। अपनी पिछली खरीदारी को मिलाकर उसका कुल खर्च 3,70,000 रुपए हुआ। भुगतान करते समय देवांश ने अपने खाते में अभी भी बचे 9,30,000 रुपए के बारे में सोचा और राहत महसूस की। एक ही बार में 9.8 लाख रुपए गंवाना फिर से मुश्किल में पड़ने जैसा होता। सच तो यह है कि 9.8 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उसके पास 3.2 लाख रुपए बचे होंगे। किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये एक बड़ी रकम है, लेकिन इंसानी फितरत ऐसी होती है कि एक बार 10 लाख से ज्यादा की कमाई हो जाए तो कुछ लाख भी कम लगने लगते हैं। विंध्य स्टेट मिनरल्स एंड जेम्स में तन्वी ने जेड के टुकड़ों की पॉलिशिंग का काम देखा। इस बीच देवांश और तरुण तन्वी के ऑफिस में अपनी बातचीत जारी रखे हुए थे। आखिरकार तरुण पूरी तरह प्रभावित हो गया। हालांकि वो अब भी देवांश को डॉक्टर कुलकर्णी कहकर बुलाता था, लेकिन दिल ही दिल में वो उसे अपना गुरु मान चुका था। शाम करीब 4:30 बजे तन्वी की देखरेख में जेड के टुकड़े पॉलिश होकर तैयार हो गए। फिर वो खुद देवांश को रेलवे स्टेशन ले गई। जैसे ही देवांश ट्रेन में चढ़ा और अपनी सीट पर बैठा, उसने स्टेशन और उसके आगे के क्षितिज को देखा। अपने बैग में 3.7 लाख रुपए मूल्य के 198 जेड के ताबीज और अपने खाते में अभी भी 9.3 लाख रुपए के बारे में सोचकर उसे एक अवास्तविक बदलाव का एहसास हुआ। राज्य की राजधानी की इस यात्रा ने उसे ऐसे अनुभव दिए थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो ऐसे लोगों से मिला था जिनसे वो अन्यथा नहीं मिल पाता। उसका मन ज्यादा परिपक्व, ज्यादा जागरूक महसूस कर रहा था। सच कहूं तो 1000 मील की यात्रा 1000 किताबें पढ़ने से कहीं ज्यादा सिखाती है। अगर टैक्सी ड्राइवर ने उसे ठगा न होता, अगर डायरेक्टर लता की ठंडी हिसाब किताब वाली नजर न होती, अगर प्रोफेसर तरुण और उनकी बेटी से न मिला होता, तो वो मानवीय दया और क्रूरता की गहराई कैसे समझ पाता? अगर जेड न खरीदा होता तो रत्न व्यापार की बारीकियों की झलक कैसे मिलती? सोचते सोचते देवांश के विचार लता अय्यर की ओर चले गए। उनकी गरिमामयी उपस्थिति, उनकी दीप्तिमान मुस्कान, उनकी आंखों की गर्माहट। रुको रुको देवांश, तुम्हारे विचार ऐसे कैसे भटक सकते हैं? आखिर सिस्टर लता ने तुम पर कितना भरोसा किया है। उसने खुद को डांटा, उस छवि को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो स्मृति अडिग थी। मिट्टी से फूटते हुए एक अंकुर की तरह वो बार बार लौटती रही। देवांश, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या आज तुम्हारी क्लास नहीं थी?
एक जानी पहचानी आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। जोशी अंकल, आप यहां क्यों आए हैं? देवांश ने ऊपर देखा। अपने दोस्त लेहान जोशी के पिता श्री चंदन जोशी को देखकर हैरान रह गया। यह समझाना मुश्किल था। अरे बदमाश, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हो? मैं एक व्यापारी हूं, बेशक मैं यात्रा करता हूं, लेकिन तुम तो हाई स्कूल के छात्र हो। तुम स्कूल की बजाय राज्य की राजधानी में क्यों हो? श्री जोशी का स्वर दृढ़ था, उनके हाव भाव गंभीर। मेरी एक बहन यहां है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उससे मिलने आया था। देवांश ने लता को याद करते हुए और उसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हुए उत्तर दिया। मैं समझ गया। और तुम्हारे माता पिता, वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? क्या वे सचमुच इतने भरोसेमंद हैं? श्री जोशी ने देवांश के सामने वाली सीट पर बैठते हुए पूछा। वे दोनों काम में व्यस्त हैं, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा, देवांश ने कहा। गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है। तुम तो बहुत छोटे हो और अकेले सफर कर रहे हो। मेरा बेटा तुमसे कुछ कुछ सीख सकता है। क्या तुम्हारी बहन बहुत बीमार है? श्री जोशी का स्वर अब प्रशंसा से भर गया। अब वो काफी बेहतर है, देवांश ने गालों पर गर्मी महसूस करते हुए जवाब दिया। उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी और इस छोटी सी झूठ से भी उसे असहजता महसूस हुई। वाह, श्री जोशी ने सिर हिलाया। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। शायद तुम मेरे साथ सफर कर सकते थे। खैर, अब हम साथ हैं, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे राहत मिली कि पूछताछ कम हो गई थी। ये सच है। श्री जोशी मुस्कुराए, फिर चुप हो गए। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। अंकल, राज्य की राजधानी की आपकी यात्रा कैसी रही? सब ठीक तो था? देवांश कुलकर्णी ने चिंता से पूछा, ये देखते हुए कि चंदन जोशी थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा चिंता और थकान से धुंधला गया था। फंडिंग नहीं मिली, लेकिन तुम अभी छोटे हो, देवांश। इन चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चंदन ने सहजता से जवाब दिया। फिर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यह विषय एक किशोर के लिए उपयुक्त नहीं है और उसने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। देवांश ने आगे जोर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन उसने लेहान जोशी से बाद में बात करने और उसे और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करने का निश्चय किया। ये जानते हुए कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं, उसे लगा कि कम से कम वो इतना तो कर ही सकता है। बाद में चंदन ने मालगुडी हाई स्कूल में देवांश की पढ़ाई के बारे में पूछा और बताया कि लेहान हाल ही में ज्यादा ध्यान देने लगा है। बोलते हुए उसके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता का भाव आ गया। जाहिर है चंदन हाल ही में काफी दबाव में था। कुछ देर बातें करने के बाद वो बार बार जम्हाई लेने लगा, फिर माफी मांगी, आंखें बंद की और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। उसे सोता देखकर देवांश इस चिंता में कि उसका मन अनचाहे विचारों में भटक सकता है, ने आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चला गया। कुछ देर बाद दर्द भरी कराह की आवाज सुनकर देवांश चौंक कर ध्यान से उठा। उसने आंखें खोली तो पाया कि चंदन अपनी छाती पकड़े हुए अपनी सीट पर सिमटा हुआ है। उसका चेहरा पीला और पसीने से लथपथ है। उसकी सांसें उथली और तेज चल रही है। घबराकर देवांश जल्दी से आगे झुका। अंकल, क्या हुआ? उसने सहज ही चंदन की कलाई पर अपनी उंगलियां रखकर उसकी नब्ज जांची। मेरी छाती बहुत दर्द कर रही है, ट्रेन स्टाफ को बुलाओ। मुझे लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, चंदन ने घबराहट से कांपते हुए कहा। रात काफी हो चुकी थी और ट्रेन का डिब्बा शांत था। ज्यादातर यात्री सो रहे थे। किसी और ने इस आपात स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। तुम सही कह रहे हो, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, लेकिन अभी टीम को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। करवट लेकर लेट जाओ, मैं एक्यूपंक्चर करने जा रहा हूं, देवांश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तुम? चंदन स्तब्ध रह गया। दर्द के बावजूद वो अभी भी इतना होश में था कि देवांश की क्षमता पर सवाल उठा सके।
लेकिन इससे पहले कि वो विरोध कर पाता, देवांश ने अपने बैग से चंदन की एक डिब्बी निकाली और उसे खोला तो उसमें चमचमाती चांदी की सुइयां निकली। चंदन जो कहना चाहता था वो मुंह से निकल गया। देवांश ने चंदन की कमीज फाड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के हृदय नाड़ी, अनाहत चक्र और हृदय व वक्ष से जुड़े अन्य प्रमुख एक्यूपॉइंट्स में सुइया डालना शुरू कर दिया। सुइया लगते ही चंदन को लगा कि दर्द कम होने लगा है। उसकी सांसें आसान हो गई। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि देवांश सचमुच जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने विरोध करना बंद कर दिया और देवांश के निर्देशों का पालन करते हुए धीरे धीरे सीधा बैठ गया। ट्रेन की सीटें संकरी और सीधी थी, जिससे एक्यूपंक्चर करना मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में चंदन को इतना दर्द हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए देवांश ने उसे करवट लेकर लिटाकर इलाज किया। अब जब दर्द कम हो गया था तो उसने अपनी मुद्रा ठीक की। देवांश ने उपचार जारी रखा, अपनी उंगलियों से सुइयों को धीरे धीरे घुमाता रहा। हर हरकत में उसके सच्चे प्राण का एक अंश खर्च होता रहा। चंदन का रंग धीरे धीरे गुलाबी होता गया, जबकि देवांश का चेहरा पीला पड़ गया। उस दिन लता अय्यर के घर पर उसकी अधिकांश ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। घंटों आराम करने के बाद उसकी ताकत का एक अंश ही वापस आया था और अब एक और आपात स्थिति का सामना करते हुए उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। चंदन एक अच्छा इंसान था और पिछले कुछ दिनों में देवांश उससे प्यार करने लगा था। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। सौभाग्य से देवांश की वर्षों की अनुशासित साधना ने एक मजबूत नींव रखी थी। हालांकि वो थका हुआ था, फिर भी उसने चंदन की हालत स्थिर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जुटा ली। थोड़ी देर बाद देवांश ने देखा कि खतरा टल गया है। उसने सावधानी से एक एक करके सुइयां निकाली, फिर चंदन की छाती और कंधों की कुछ मिनट तक मालिश की और आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी। अब सब ठीक है। वो भारी सांस लेते हुए अपनी सीट पर गिर पड़ा। चंदन बहुत भावुक होकर बोला, शुक्रिया देवांश, अगर तुम न होते तो मैं यही मर जाता, ठीक लेहान के दादा की तरह, जिनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि यह वंशानुगत नहीं है, लेकिन यह बकवास था। हम परिवार हैं अंकल, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है, देवांश ने जवाब दिया। लेकिन डॉक्टरों को दोष देना आपका गलत था। यह बीमारी हमेशा वंशानुगत नहीं होती। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि खराब आहार, ज्यादा तेल या गरिष्ठ भोजन पाचन अग्नि को कमजोर कर देता है। समय के साथ ये अतिरिक्त कफ और नमी पैदा करता है, जो ऊपर उठकर छाती को अवरुद्ध कर देता है। अगर प्राण का प्रवाह ठीक से न हो तो हृदय की नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती है। कभी कभी ये कफ गर्मी में बदल जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त का ठहराव हो जाता है। यही सीने में दर्द का कारण बनता है। आपको वजन कम करना होगा अंकल, वरना ये फिर से हो सकता है। हाँ, मैं आज बहुत डरा हुआ था। घर पहुंचते ही मैं वजन कम करना शुरू कर दूंगा और लेहान का भी, उसे अपना ध्यान रखना होगा। चंदन ने सिर हिलाया, अभी भी कांप रहा था। वो अभी 40 के आसपास ही था। अगर उसे कुछ हो गया तो वो अपनी पत्नी और बेटे को कैसे पीछे छोड़ पाएगा? और हां, खुद पर ज्यादा काम मत करो, अपना दिमाग शांत रखो। ये दौरा कुछ हद तक तुम्हारी हाल की यात्रा के तनाव और थकान की वजह से था। देवांश ने आगे कहा, तुम सही कह रहे हो। पिछले कुछ दिनों ने मुझे पूरी तरह थका दिया है। अब मेरे बारे में बहुत हो गया। मुझे बताओ देवांश, तुमने एक्यूपंक्चर कैसे सीखा? तुम इतने अद्भुत रूप से कुशल कैसे हो? चंदन ने जिज्ञासा और प्रशंसा से भरी आंखों से पूछा। जब मैं छोटा था तो मैंने एक गुरु से प्रशिक्षुता ली थी और आयुर्वेद का अध्ययन किया था, देवांश कुलकर्णी ने उत्तर दिया। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को गुप्त रखना पसंद करता हूं अंकल। काश आपको इस बारे में पता होता। चंदन जोशी एक अनुभवी व्यवसायी होने के नाते
विवेक की समझ रखते थे। वो अपने परिवार को भी परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए देवांश का अनुरोध उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। मैं समझता हूं, अपनी मौसी या लिहान को भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी भी अपनी हालत को लेकर चिंतित हूं। आप चिकित्सा में कुशल हैं, खान पान और जीवन शैली के अलावा क्या ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए मैं कुछ और कर सकता हूं। लिहान अभी छोटा है, मैं चीजों को अनिश्चित छोड़कर चैन से नहीं बैठ सकता। चंदन ने अपने बेटे का जिक्र करते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए और आंखों में आंसू भरते हुए कहा, चूंकि मैंने इसका जल्दी निदान कर लिया है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे वापस आने पर मैं आपके शरीर को नियंत्रित करने के लिए एक दवा लिखूंगा। अगर आप इसका पालन करेंगे, सोच समझ कर खाएंगे और सक्रिय रहेंगे, तो आपको दोबारा बीमारी नहीं होगी। देवांश ने उसे आश्वस्त किया। इस घटना के बाद चंदन का देवांश पर भरोसा और गहरा हो गया था। उसके अपने पिता की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी और अस्पताल भी उन्हें बचा नहीं सका था, लेकिन देवांश ने सिर्फ एक्यूपंक्चर से उन्हें उस कगार से उबार लिया था। इस तरह के अनुभव ने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये तो राहत की बात है। लिहान की पढ़ाई में मदद करने और मेरी जान बचाने के बीच मैं आपका शुक्रिया अदा करना नहीं जानता, चंदन ने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा। है, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है अंकल। वैसे विंध्यनगर में क्या हुआ था? क्या लोग किश्तें चुकाने से बच रहे थे या वे सचमुच किश्तें चुकाने में असमर्थ थे? देवांश ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए पूछा। वो ज्यादा जिज्ञासु नहीं था, वो सीखना चाहता था। हाथ में पैसा होने के कारण उसे बिजनेस को बेहतर ढंग से समझना था। उसकी उम्र को देखते हुए कम ही लोग उससे ऐसे मामलों पर बात करते, लेकिन चंदन की जान बचाने के बाद उसने पूछने का हक हासिल कर लिया था। और अगर कोई जानबूझकर किश्तें रोक रहा था, तो देवांश के पास मदद करने के तरीके थे। ऐसा नहीं है कि वे पैसे चुकाने से बच रहे हैं। उनके कारोबार को नुकसान हुआ है और उनके पास पैसे की कमी है। दुर्भाग्य से मुझे लेजर एंटीनक्ली लेबल बनाने के लिए मशीनरी खरीदने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। उनके पैसे चुकाए बिना मैं इसे वहन नहीं कर सकता, चंदन ने बताया। जब से देवांश ने उसका इलाज किया था, वो उसे अब सिर्फ एक किशोर नहीं समझता था। क्या आप लेजर एंटीनक्ली लेबल में निवेश करने की योजना बना रहे हैं? देवांश की आंखें चमक उठीं। उसके पास पैसे थे और वह उन्हें बढ़ाने के तरीके खोज रहा था। ये आशाजनक लग रहा था। बेशक वो जानता था कि बिना सोचे समझे निवेश करना ठीक नहीं है। उसे जानकारी चाहिए थी। हाँ, हाल के वर्षों में इन लेबल्स ने लोकप्रियता हासिल की है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो पारंपरिक लेबल्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लेजर लेबल्स चाहते हैं। ये एक बढ़ता हुआ चलन है। अगर मैं जल्दी शुरुआत करूं तो मुझे बढ़त मिलेगी, लेकिन मशीनरी आयात करने में लगभग 15 रुपए से 16 लाख रुपए का खर्च आता है। मैंने सालों से पैसे बचाए हैं, अपना घर गिरवी रखने की योजना बनाई है और लिहान के चाचा को पार्टनर के तौर पर शामिल करने की योजना बनाई है। ये काम कर जाना चाहिए था, लेकिन 2 बड़े क्लाइंट्स मुश्किल में पड़ गए और अब मेरे पास पैसे की कमी है, चंदन ने निराश होकर कहा। और पार्टनर क्यों न ढूंढे जाए? देवांश ने इस मौके को देखकर उत्सुकता से पूछा। ये इतना आसान नहीं है। तुम अभी जवान हो, इसलिए शायद समझ न पाओ। जब पैसों की बात आती है तो भाई भाई भी झगड़ सकते हैं। मैंने पहले भी अपने करीबी दोस्तों के साथ पार्टनरशिप की है। जब मुनाफा हुआ तो ठीक था, लेकिन जब घाटा हुआ तो उन्होंने मुझे दोषी ठहराया। अब हम दोस्त भी नहीं रहे। इस व्यवसाय में गंभीर निवेश की जरूरत है। मुझे इसमें विश्वास है, लेकिन व्यवसाय अप्रत्याशित है। अगर हमें मुनाफा हुआ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो सब गड़बड़ है। मैं किसी को भी लाने का जोखिम नहीं उठा सकता। लिहान के चाचा सहज हैं, इसलिए मुझे लगा कि यह सुरक्षित रहेगा, चंदन ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा। देवांश समझ गया, चंदन की चिंता सिर्फ आर्थिक नहीं थी,
ये नैतिक भी थी। वो नहीं चाहता था कि अगर चीजें बिगड़ गई तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। देवांश ने इस बात का गहरा सम्मान किया। व्यवसाय में हमेशा जोखिम होता है, लेकिन घाटे के लिए दूसरों को दोष देना सही नहीं है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि लेजर लेबल का व्यवसाय आशाजनक लग रहा है। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहूंगा। चाचा, आप क्या सोचते हैं? देवांश ने गंभीरता से कहा। तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो? चंदन उसे स्तब्ध होकर देखता रहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। चंदन ने इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के साथ कभी बिजनेस पर बात नहीं की थी। पार्टनरशिप के बारे में सोचना तो दूर की बात थी। देवांश उसके बेटे का सहपाठी था। अगर जीवन रक्षक एक्यूपंक्चर न होता तो शायद वो उसे मजाक करने के लिए डांटता। ठीक है, मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे हैं और मैं निवेश करना चाहता हूं, देवांश ने शांत मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम सच में कह रहे हो? देवांश, ये कोई खेल नहीं है। क्या तुम्हारे पास सचमुच निवेश करने के लिए पैसे हैं? कितने? क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? चंदन ने पूछा, अभी भी अपने सामने मौजूद वास्तविकता के साथ देवांश की किशोरावस्था की छवि को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास लगभग 7 लाख रुपए हैं, जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने इसे खुद कमाया है। मैं इसके बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता हूं, देवांश ने उत्तर दिया। 7 लाख। चंदन की आंखें चौड़ी हो गई। अविश्वास में लगभग चीखने लगा। अगर इतने से काम न चले तो मैं लगभग 1 लाख रुपए और जोड़ सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा यह मुमकिन नहीं है, देवांश ने गंभीरता से कहा। उसने अपने माता पिता के लिए 2 लाख रुपए अलग रखने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर चंदन की स्थिति वाकई गंभीर थी तो वो इसमें भी बदलाव करने को तैयार था। देवांश, तुमने आज मुझे पूरी तरह से चौंका दिया, चंदन जोशी ने अपनी कनपटियां बार बार रगड़ते हुए कहा। पहले तुमने मेरी जान बचाई और फिर तुमने मुझे बताया कि तुम एक पार्टनर के तौर पर 8 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हो। मेरा दिमाग एक साथ ये सब समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे थोड़ा संभलने दो। देवांश कुलकर्णी समझ गए कि आज रात उनकी हरकतें असाधारण थी और चंदन, जो हमेशा उन्हें एक स्कूली बच्चे की तरह देखता था, इस छवि को समझने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो बस मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद चंदन ने गहरी सांस ली और देवांश को नई गंभीरता से देखा। देवांश, मुझे एहसास हुआ कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। मैं अब तुम्हें पहले जैसी नजर से नहीं देख सकता। चलो इस निवेश के बारे में ठीक से बात करते हैं। जरूर चंदन अंकल, आप इस बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए मैं सुनूंगा, देवांश ने सीधा बैठते हुए कहा। मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या आप निवेश को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं? मैं मुनाफे की गारंटी नहीं दे सकता। दरअसल पूरी संभावना है कि हम सब कुछ गंवा दें, चंदन ने गंभीरता से कहा। मुझे आपके विश्लेषण पर भरोसा है अंकल, और आपके पूरे अनुभव और जानकारी को देखते हुए मुझे लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, देवांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ओह, तो आप भी भविष्यफल पढ़ते हैं? चंदन हंसा। खैर, मेरी किस्मत इन दिनों अच्छी नहीं रही है। अगर मैं आज आपसे नहीं मिला होता तो शायद मैं बर्बाद हो चुका होता। खैर, मुझे आप पर भरोसा है और मुझे अपने फैसले पर भी। अगर हम सब कुछ गवा भी दें तो भी मैं आपको दोष नहीं दूंगा, देवांश ने गंभीरता से कहा। उसका दृढ़ निश्चय देखकर चंदन ने उसे और रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आगे बढ़ो, देवांश ने कहा। नकली विरोधी लेजर लेबल फैक्ट्री के लिए सबसे बड़ा खर्च मशीनरी का है। इसकी लागत लगभग 15 रुपए से 16 लाख रुपए होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे 15 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। फैक्ट्री की जगह की बात करें तो मैंने जिले के बाहरी इलाके में एक दोस्त के साथ एक फैक्ट्री लीज पर ली थी। लीज 3 साल के लिए है, लेकिन बिजनेस के बर्बाद होने के बाद उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया। लीज इसी महीने खत्म हो रही है
इसलिए हम इसे किराए पर जारी रख सकते हैं। खरीदना भी एक विकल्प है। वहां जमीन की कीमत 20,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति एकड़ है। निर्माण लागत लगभग 60,000 रुपए से 70,000 रुपए होगी। लेकिन चूंकि हमने अभी तक शुरुआत नहीं की है और पैसे की कमी है, इसलिए मैं लीज जारी रखने के पक्ष में हूं। किराया 800 रुपए प्रति माह है, जो सालाना देना होगा। कर्मचारियों का वेतन तो ठीक ठाक है। लेजर प्लेट बनाने वाले तकनीशियन को हर महीने 1,000 रुपए से 2,000 रुपए की जरूरत होगी। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्लास्टिक फिल्म और एडहेसिव जैसी सामग्री के लिए मैंने इतना क्रेडिट बना लिया है कि मुझे भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए 16 लाख रुपए से हम फैक्ट्री शुरू और चला सकते हैं। लिहान के चाचा 2 लाख रुपए दे सकते हैं। मैं 8 लाख रुपए का प्रबंध कर सकता हूं। अगर आप 6 लाख रुपए डालते हैं तो हम हिस्से को 8 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक लिहान के चाचा के लिए, 4 मेरे लिए और 3 आपके लिए। आपकी क्या राय है? अगर 6 लाख रुपए ज्यादा लगे तो मैं खुद और पैसे जुटाने की कोशिश कर सकता हूं। मैं सिर्फ 16 साल का हूं। अगर मैं सब कुछ गवा भी दूं तो भी मेरे पास फिर से कमाने के ढेरों मौके होंगे। मुझे 3 शेयरों के लिए 6 लाख रुपए से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे साफ साफ बताना होगा। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूं और मैनेजमेंट में नहीं पढ़ूंगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम और लिहान के चाचा पर कोई बोझ न पड़े, देवांश ने कहा। यह आसान है, हम मैनेजमेंट संभाल लेंगे और फैक्ट्री से तनख्वाह लेंगे। चंदन ने जवाब दिया। ठीक है, तो बात बन गई। मैं कल दोपहर स्कूल के बाद बैंक जाऊंगा और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वीकेंड पर मुझे फैक्ट्री दिखाने ले चलो। अगर जगह सही लगी तो हम उसे फाइनल कर देंगे, देवांश ने कहा। वो पिछली फैक्ट्री की नाकामी को लेकर चिंतित था और उसे शक था कि शायद इसका कारण वास्तु या ऊर्जा प्रवाह हो। लेकिन चूंकि चंदन ने पहले उसे भविष्य बताने वाली बात पर चिढ़ाया था, इसलिए देवांश ने अपने मन की बात अपने तक ही रखी और बस इतना कहा कि वो जगह देखना चाहता है। ठीक है, घर पहुंचकर मैं एक अनुबंध तैयार करूंगा। इस सप्ताहांत हम लिहान के चाचा को फोन करेंगे और साथ में फैक्ट्री जाएंगे, चंदन ने बिना ज्यादा सोचे कहा। बेशक, अपनी सबसे अजीब कल्पना में भी चंदन ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके सामने खड़ा किशोर न केवल चमत्कारी उपचार कौशल रखता है, बल्कि वास्तु और चेहरा पढ़ने की कला भी जानता है। ठीक है, देर हो गई है। चाचा, आपको आराम करना चाहिए। मुझे भी सोना है, वरना कल क्लास के लिए मेरे पास ऊर्जा नहीं होगी, देवांश ने कहा। हाँ, मेरा इलाज करने के बाद आप जरूर थक गए होंगे, चंदन ने कहा, ये देखते हुए कि देवांश अभी भी पीला दिख रहा था। देवांश ने सिर हिलाया, आंखें बंद की और जल्दी ही सो गया। साधना करने वालों के लिए नींद सबसे स्वाभाविक तरीका है। जरूरी, हालांकि उन्हें आम लोगों की तुलना में इसकी कम जरूरत होती है। ट्रेन समय पर सुबह 6 बजे मालगुडी जिले पहुंची। देवांश और चंदन साथ साथ घर चल दिए। चूंकि अब वे बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए उन्हें वित्तीय मामलों में तालमेल बिठाना और उन्हें संभालना जरूरी था। इसलिए चंदन के परिवार से, खासकर उसकी पत्नी मीना जोशी से, इसे छिपाना अव्यावहारिक था। रास्ते में चंदन ने देवांश से इस बारे में बात की। देवांश इस बात पर सहमत था कि मीना को बता दिया जाना चाहिए, लेकिन उसने चंदन से कहा कि वो अभी लिहान को कुछ न बताए, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। वैसे भी लिहान को अपने पिता के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर पहुंचकर देवांश ने नहाया, नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल गया। इस बीच चंदन ने मीना से लेजर लेबल फैक्ट्री में देवांश के साथ साझेदारी करने के बारे में बात की। जब मीना ने सुना कि देवांश के पास इतना पैसा है तो वो दंग रह गई। चंदन को सब कुछ बताना पड़ा। ट्रेन में उसे दिल का दौरा पड़ा और कैसे देवांश ने उसकी जान बचाई। मीना, जो जानती थी कि उसके ससुर की भी इसी बीमारी से मौत हुई थी, पहले तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। इसके बाद
ये स्पष्ट हो गया कि वे अब देवांश कुलकर्णी को एक साधारण किशोर के रूप में नहीं देख सकते थे। दोपहर में देवांश कुलकर्णी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया गए। बैंक के अंदर उनकी मुलाकात शाखा की उपाध्यक्ष से हुई, जो पिछली बार खाता खोलने आई थी। वो एक संतुलित और सुंदर महिला थी। उन्होंने काले रंग के ब्लेजर के नीचे एक चटक सफेद ब्लाउज पहना हुआ था और उनकी घुटनों तक की स्कर्ट उनके शरीर को पेशेवर गरिमा से ढक रही थी। उनकी उपस्थिति में अधिकार और आकर्षण झलक रहा था। सुंदर, दिखावटी नहीं, क्योंकि पिछली बार रेखाक्ष कुमार ही देवांश के साथ आए थे और देवांश की असामान्य उम्र को देखते हुए उपाध्यक्ष महोदय उन्हें अब भी याद करते थे। जब उन्होंने उन्हें अंदर आते देखा तो वो सीधे अपने कार्यालय की ओर नहीं गई, बल्कि गर्मजोशी से उनका अभिवादन करने के लिए रुकी। देवांश जी, क्या आप आज बैंकिंग से जुड़े कुछ काम के लिए आए हैं? मालगुडी जिला शाखा की उपाध्यक्ष होने के नाते वो उस इलाके में एक जानी मानी हस्ती थी। वो किसी किशोर को यूं ही श्री कुलकर्णी कहकर नहीं बुलाती थी, लेकिन उनके सम्मानजनक लहजे और व्यक्तिगत अभिवादन ने कई दर्शकों का ध्यान खींचा। नमस्ते अध्यक्ष यादव, मैं आपका तबादला करने आया हूं। देवांश को याद आया कि उनका नाम मीरा यादव था। ओह, तबादला, क्या ये अंतरबैंक है? मीरा ने सहजता से पूछा। हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। देवांश ने सिर हिलाया। राशि कितनी है? मीरा ने आदतन अपने कार्यालय की ओर मुड़ते हुए पूछा। 6 लाख रुपए, देवांश ने उत्तर दिया। 6 लाख? मीरा बीच में ही रुक गई। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। एक वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद वो इस राशि को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उनका आधिकारिक वेतन मामूली था और हालांकि उन्हें बोनस और भत्ते मिलते थे, फिर भी 6 लाख एक बड़ी राशि थी। एक हाई स्कूल के छात्र को यूं ही ऐसे तबादले का जिक्र करते देखना उन्हें थोड़ा रुकने के लिए काफी था। ठीक है, क्या कोई समस्या है? देवांश ने शांति से पूछा। बिल्कुल नहीं। प्लीज एक पल के लिए मेरे ऑफिस में आकर बैठो, मुझे कुछ बात करनी है, मीरा ने कहा। उसका लहजा अब ज्यादा औपचारिक और विनम्र था। अपने ऑफिस के अंदर उसने खुद देवांश के लिए एक गिलास पानी डाला। जैसे जैसे वो इधर उधर घूम रही थी, देवांश उसे शांत भाव से देख रहा था। किसी आकर्षण से नहीं, बल्कि इस बात के बढ़ते एहसास से कि कैसे पैसे ने लोगों के उसके साथ व्यवहार करने के तरीके को बदल दिया है। पिछली बार मीरा ने विनम्रता दिखाई थी रेखाक्ष के सम्मान में। इस बार ये खुद देवांश के लिए थी, क्योंकि वो एक पैसे वाला युवक था। पहली बार देवांश ने आर्थिक हैसियत की सूक्ष्म शक्ति को महसूस किया। ये एक अजीब लेकिन अप्रिय एहसास नहीं था। थोड़ी सी बातचीत के बाद मीरा ने अपना असली इरादा जाहिर किया। उसे उम्मीद थी कि देवांश चंदन जोशी को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक में एक व्यावसायिक खाता खोलने के लिए मना लेगा। हालांकि मीरा ने पिछली बार रेखाक्ष के लिए एक एहसान के तौर पर देवांश के लिए एक छूट दी थी। फिर भी देवांश को लगा कि वो मीरा के प्रति थोड़ा सा सम्मान का पात्र है और ये कोई बड़ी मांग नहीं थी। इसलिए उसने मीरा के ऑफिस के फोन से चंदन की दुकान पर फोन किया। चंदन के लिए एक और खाता खोलना कोई बुरा विचार नहीं था, खासकर जब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक का शाखा नेटवर्क सबसे बड़ा था। वो वैसे भी इस पर विचार कर रहा था। देवांश के फोन करते ही चंदन तुरंत पहुंच गया। जब चंदन ने देवांश को बैंक के अधिकारियों के साथ आराम से बातचीत करते देखा तो वो दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सचमुच उस लड़के को कम आंका था। मीरा की मौजूदगी में चंदन जल्दी से खाता खोल पाया। हालांकि कार्ड आने में कुछ दिन लग सकते थे। देवांश ने तुरंत 6 लाख रुपए नए खाते में ट्रांसफर कर दिए। चंदन पासबुक घर ले गया और अपनी पत्नी मीना जोशी को दिखाई, जिन्होंने 6 के बाद के अंकों की श्रृंखला को कई बार देखा, इससे पहले कि उन्हें यकीन होता कि देवांश वाकई एक अमीर हाई स्कूल का छात्र है। आगे के दिनों में देवांश अपने सामान्य छात्र जीवन में लौट आया। वो समय पर कक्षाओं में जाता
और हमेशा की तरह घर लौटता। सुबह वो अब भी यशिका डे के साथ स्कूल जाता था, लेकिन चिन्मय सिन्हा के हस्तक्षेप के बिना यशिका शाम की पढ़ाई के बाद शायद ही कभी उसका इंतजार करती थी। देवांश, जो कभी कक्षा 6 में ध्यान का केंद्र हुआ करता था, धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया। केवल उसके डेस्कमेट दुष्यंत वर्मा, जिन्होंने लेहान जोशी से सुना था, को पता था कि देवांश अब भी स्कूल की सबसे प्रशंसित लड़की को हर सुबह स्कूल ले जाता था और उसकी मन ही मन प्रशंसा करता था। लता अय्यर और चंदन जोशी का इलाज करने के कारण देवांश का सच्चा प्राण बहुत कम हो गया था। शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण और अस्त व्यस्त हो गई थी, जिससे उसकी रिकवरी धीमी हो गई थी। हालांकि उसने लगभग 200 जेड के टुकड़े खरीदे थे, फिर भी उसने अभी तक स्पिरिट गैदरिंग एरे तावीज बनाना शुरू नहीं किया था। शनिवार तक देवांश लेहान के चाचा विशाल कियानजिन से मिला। विशाल की उम्र 30 के आसपास थी और वो अपनी बड़ी बहन मीना जोशी से काफी मिलता जुलता था। उसका व्यवहार तीक्ष्ण और व्यावसायिक था, लेकिन देवांश को उसके व्यवहार में कोई भी बनावटीपन नजर नहीं आया और उसने उसकी चतुराई की कद्र की। आखिरकार व्यवसाय के लिए तेज दिमाग की जरूरत होती है। चंदन ने जिस फैक्ट्री का जिक्र किया था, वो सोनापुर कस्बे के पूर्वी हिस्से में मालगुड़ी हाई स्कूल के आगे स्थित थी। ये इलाका कभी ग्रामीण था, लेकिन अब जिले के विस्तार के साथ शहर की सीमा में शामिल हो गया है। फिर भी मुख्य सड़क के पास कुछ घरों को छोड़कर, जो शहरी आवासों जैसे दिखते थे, ज्यादातर इलाके ने अपना ग्रामीण स्वरूप बरकरार रखा था। यह स्पष्ट नहीं था कि विकास में कितना समय लगेगा। फैक्ट्री अपने आप में साधारण थी, एक गोदाम जैसी। ये 3 एकड़ यानी लगभग 2000 वर्ग मीटर में फैली हुई थी। सड़क के पास होने के कारण परिवहन आसान था और अपनी जगह के कारण किराया भी कम था। शायद यही वजह थी कि चंदन ने इसे शुरू में किराए पर लिया था। देवांश ने सुना था कि चंदन और उसके एक दोस्त ने वहां एक फैक्ट्री चलाते हुए पहले ही भारी नुकसान झेला था, इसलिए वो उस जगह के वास्तु को लेकर चिंतित था। इसीलिए वो खुद उसका निरीक्षण करना चाहता था, वरना अपने सीमित व्यावसायिक अनुभव के कारण वो फैक्ट्री का मूल्यांकन करने की हिम्मत नहीं करता, खासकर जब चंदन और विशाल उससे कहीं ज्यादा अनुभवी थे। साइट पर पहुंचकर देवांश कुलकर्णी को फैक्ट्री का वास्तु अद्भुत रूप से अनुकूल लगा। एक ऐसा स्थान जो समृद्धि से भरपूर था। इमारत के पीछे की जमीन ऊंची थी, जहां दूर से पहाड़ियां दिखाई देती थी, जो पीछे पहाड़ का प्रतीकात्मक सहारा देती थी, जिसे स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता के लिए शुभ माना जाता है। सामने का भूभाग धीरे धीरे नीचे की ओर ढलान वाला था और प्रवेश द्वार से एक छोटी सी धारा बहती थी, जिससे एक खुला आंगन बनता था। यह संयोजन सामने पानी, पीछे पहाड़, धन को आकर्षित करने और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट वास्तु है। उत्कृष्ट वास्तु के बावजूद पिछला व्यवसाय असफल रहा था। देवांश समझ गए थे कि वास्तु भाग्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। जैसा कि पुरानी कोंकण कहावत है, 3 भाग भाग्य, 7 भाग प्रयास। ये याद दिलाता है कि भाग्य और परिश्रम साथ साथ चलते हैं। देवांश उस जगह की ओर आकर्षित हुए। वहां कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा चंदन जोशी के घर से भी ज्यादा प्रबल थी। अगर वे यहां साधना करते तो उनकी प्रगति संभवतः तेजी से होती। इस एहसास से अभिभूत होकर देवांश ने चंदन और विशाल कियानजिन से कहा, मुझे लगता है कि यह फैक्ट्री काफी अच्छी है। अगर इसे सीधे खरीदना संभव है तो क्यों न इसे खरीद लिया जाए। अंकल, आपने कहा था कि इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। ये इमारत मूल रूप से जनकपुर ग्राम पंचायत की थी। जनकपुर के नगर निगम सीमा में विलय और वार्ड बनने के बाद ये संपत्ति वार्ड कार्यालय के अधीन आ गई। जब मैं पहली बार एक दोस्त के साथ इसे किराए पर लेने आया था तो वार्ड अधिकारी ने इसे खरीदने का सुझाव दिया था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे
और हमें यकीन नहीं था कि ये व्यवसाय सफल होगा। इसलिए हमने इसे किराए पर लेने का फैसला किया। मुझे अब भी यही लगता है, हमें पहले कमाना चाहिए, फिर खरीदने पर विचार करना चाहिए, चंदन ने जवाब दिया। देवांश, तुम इसे आसान बना रहे हो, लेकिन ये अभी भी 3 एकड़ जमीन और इमारत है। रजिस्ट्रेशन शुल्क और टैक्स मिलाकर इसकी कीमत कम से कम ₹1.40 से 1.5 लाख रुपए होगी। ये कोई छोटी रकम नहीं है। मैंने फैक्ट्री लगाने के लिए मुश्किल से 2 लाख रुपए जमा किए हैं। मैं निवेश बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकता। चलो इसे किराए पर ही दे देते हैं। ये इलाका अभी भी अर्धग्रामीण है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर तुम इतना पैसा खर्च करने वाले हो तो शहर की लक्ष्मी स्ट्रीट पर एक दुकान खरीदना बेहतर है। तुम इसे 6,000 रुपए से 7,000 रुपए सालाना किराए पर दे सकते हो और किराया बढ़ता ही रहेगा, विशाल ने दृढ़ता से कहा। यह देखकर कि दोनों संपत्ति खरीदने के खिलाफ थे, देवांश ने आगे जोर नहीं दिया। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, अगर तुम दोनों इसके खिलाफ हो तो मैं इसे खुद खरीद लूंगा और हमारी फैक्ट्री को किराए पर दे दूंगा। देवांश, विशाल सही कह रहा है। जनकपुर अब शहर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये अभी भी ग्रामीण है। 5 साल पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। यहां इतना पैसा खर्च करना समझदारी नहीं है। सोच समझ कर करो, चंदन ने गंभीरता से सलाह दी। है, मेरा पैसा तो वैसे भी बेकार पड़ा रहेगा। एक बार खरीद लेने के बाद जमीन तो मेरी ही रहेगी। मुझे कितना नुकसान हो सकता है? वैसे भी जमींदार होना अच्छा लगता है। देवांश ने मुस्कुराते हुए अपने फैसले पर अड़ा रहा। वो जानता था कि चंदन का तर्क सही है, लेकिन उसके लिए खेती का माहौल ज्यादा मायने रखता था। आगे 3 साल की पढ़ाई बाकी थी, इसलिए उसे अंततः लेहान के घर से निकलकर अपनी प्रैक्टिस के लिए उपयुक्त जगह पर बसना ही होगा। तुमने सोच लिया है, मैं अधिकारी झा से तुम्हारी मुलाकात तय करवा दूंगा। कब मुलाकात सही रहेगी? देवांश का दृढ़ निश्चय देखकर चंदन ने पूछा। अगर हम अभी मिल सकते हैं तो अभी कर लेते हैं और जल्दी से मामला निपटा लेते हैं, देवांश ने जवाब दिया। ठीक है, चलो वार्ड ऑफिस चलते हैं और अधिकारी झा से मिलते हैं। देवांश की दृढ़ता से प्रभावित होकर चंदन ने कहा। इस बीच विशाल अपना सिर हिलाता रहा। उसे लग रहा था कि ये पैसे की बर्बादी है। हालांकि इसे वार्ड ऑफिस कहा जाता था, लेकिन ये पुराना ग्राम पंचायत भवन ही था। वहां उन्होंने अधिकारी झा से मुलाकात की और खरीदारी पर चर्चा की। अधिकारी झा की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने चंदन के साथ जमकर मोलभाव किया और सभी प्रोसेसिंग फीस और टैक्स मिलाकर कुल राशि 1.6 लाख रुपए हुई। उम्मीद से थोड़ी ज्यादा। जब अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर हो रहे थे और अधिकारी झा को पता चला कि खरीदार एक 16 साल का लड़का है, तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। बाकी औपचारिकताएं सोमवार को सरकारी दफ्तर खुलने पर पूरी की जाएंगी। उस दिन देवांश लोकल बस से घर वापस आ गया। वो वापस लौटने के लिए उत्सुक था। कुछ तो इसलिए क्योंकि उसे शिवगिरी पर्वत पर जाकर अपनी सच्ची प्राणशक्ति की साधना और पुनर्स्थापना करनी थी, और कुछ इसलिए क्योंकि वो बिना देर किए अपने माता पिता को पैसे भेजना चाहता था। जमीन और इमारत खरीदने के बाद देवांश के खाते में 1.7 लाख रुपए बचे थे। उसने 1.5 लाख रुपए अपने माता पिता को देने और 20,000 रुपए आपात स्थिति के लिए रखने का फैसला किया। रात के खाने पर देवांश ने अपने माता पिता से यूं ही कहा कि उसने हाल ही में कुछ जड़ी बूटियां बेची है और अच्छी कमाई की है। उसके पिता शंकर कुलकर्णी और मां सुजाता कुलकर्णी पहले तो हैरान नहीं हुए। देवांश अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था और शहर में बेचने के लिए साबिच्छू पकड़ता था। लेकिन जब देवांश ने बताया कि उसने 1.7 लाख रुपए कमाए हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाएं तुरंत बदल गई। एक ने कटोरा गिराया, दूसरे ने चॉपस्टिक। दोनों उसे घूर रहे थे, आंखें फाड़े और अवाक। एक पल बाद वे उठ खड़े हुए
और दोनों ने देवांश का एक एक हाथ पकड़ लिया। फिर से बताओ, कितने? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। 1.7 लाख रुपए, देवांश ने उनके स्तब्ध भावों को देखते हुए दोहराया। उसे अपराध बोध हुआ, लेकिन उसे इस बात का भी सुकून था कि उसने पूरे 13 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। पैसे कहाँ हैं? कहाँ है? सुजाता ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। ये मेरे ICICI कार्ड में है। कल हम शांतिपुर टाउन जाएंगे और तुम दोनों के खाते खोलेंगे। मैं तुम्हारे खाते में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, देवांश ने कहा। भैरवपुर, उनका गृहनगर, एक सुदूर पहाड़ी इलाका था जहां ICICI की कोई उचित शाखा नहीं थी। शांतिपुर ज्यादा विकसित होने के कारण वहां एक शाखा थी। ICICI कार्ड तुम्हें वो कब मिला? और सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही क्यों? तुम्हें 20,000 रुपए की क्या जरूरत है? सुजाता ने घबराकर सवाल दागने शुरू कर दिए। वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उसके लिए देवांश अब भी उसका बच्चा था। इस बीच शंकर ने अपने बेटे के शांत चेहरे को देखा और याद किया कि हाल ही में रेखाक्ष के साथ हुई परेशानी के दौरान देवांश ने कैसे उसकी रक्षा की थी। अब 1.7 लाख रुपए की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा सचमुच बड़ा हो गया है। वो अब संरक्षण की जरूरत वाला लड़का नहीं रहा। वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जो सुरक्षा और जरूरतें पूरी कर सकता था। उसका दिल गर्व से भर गया, साथ ही एक शांत उदासी भी, लेकिन ज्यादातर सुकून से। एक पिता होने के नाते शंकर कुलकर्णी को इससे ज्यादा और क्या उम्मीद थी कि उनका बेटा कम उम्र में ही जीविकोपार्जन कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि देवांश बहुत जल्दी परिपक्व हो गया था और इस एहसास ने शंकर के दिल में एक उदासी सी भर दी। बस सुजाता, क्या तुम नहीं देख सकती कि हमारा बेटा सचमुच बड़ा हो गया है? वो अब बच्चा नहीं रहा। वो हम दोनों से ज्यादा काबिल है। अब उसके अपने विचार हैं। हमें अब उसके फैसलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। साधारण घरों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसकी उम्र में मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में दखल देना बंद कर दिया था। शंकर ने सुजाता को अपने पास खींचते हुए धीरे से कहा। सुजाता एक स्कूल टीचर होने के नाते तेज दिमाग और जिंदगी की गहरी समझ रखती थी, लेकिन उनके बेटे के 1.7 लाख रुपए कमाने की खबर इतनी अचानक आई थी कि वो अभी तक इसे समझ नहीं पाई थी। अब शंकर के शब्दों ने उसे स्थिर कर दिया था और उसने अपने मन में उठने वाले सवालों को निगल लिया। उसका दिल भावनाओं के सैलाब से भर गया। हाँ, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। उसे अब हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुजाता ने आह भरी। उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसकी आंखें नम होने लगी। मां, मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं हमेशा आपका और पापा का बच्चा ही रहूंगा, देवांश ने धीरे से आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा। हाँ सुजाता, इतने होनहार बेटे के साथ हमें जश्न मनाना चाहिए। भावुक क्यों हो? 1.7 लाख रुपए, उसकी उम्र का कौन सा बच्चा इतना काबिल है? शंकर ने गर्व से सुजाता का हाथ थामते हुए कहा। पैसा वाकई एक अजीब चीज है। ये पल भर में भावनाओं को बदल सकता है। अपने पति और बेटे को मुस्कुराते हुए देखकर सुजाता को अचानक एहसास हुआ कि उनके परिवार में अभी अभी एक छोटी सी दौलत आई है। दुखी क्यों हो? अगर दूसरे सुनेंगे तो वे जश्न मनाने के लिए उसे मूर्ख कहेंगे। ज्यादातर लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने आंसू पोंछे और हंस पड़ी। बिल्कुल, मैं इतनी भावुक क्यों हो रही हूं? हमें आज जश्न मनाना चाहिए। 1.7 लाख रुपए, इसे कमाने में हमें कितने साल लगेंगे? हाँ, ठीक है, मैं देवांश द्वारा बनाई गई हर्बल वाइन ले आता हूं। आज हम कुछ अच्छे राउंड पिएंगे। शंकर हंसते हुए बोतल लेने चला गया। उसने सुजाता
और अपने लिए आधा आधा कप डाला। मुझे भी दो पापा, देवांश ने मुस्कुराते हुए कप आगे बढ़ाते हुए कहा। हालांकि उसने अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण के दौरान पहले भी शराब का स्वाद चखा था, लेकिन उसके माता पिता को इसकी जानकारी नहीं थी। सीढ़ियां चढ़ते ही तुम्हारी सांस फूल जाती है। तुम सिर्फ 16 साल के हो, पीते क्यों हो? सुजाता ने चॉपस्टिक से उसका हाथ थपथपाते हुए चिढ़ाया। है मां, मैं बचपन से ही अपने गुरु से प्रशिक्षण ले रहा हूं। थोड़ा सा घूंट लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, देवांश ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, हम इसे एक साधारण बच्चे की तरह नहीं रख सकते। शंकर ने नरमी दिखाई और उसे 1/3 कप पिला दिया। छी, ये मेरे होंठ भिगोने के लिए भी मुश्किल से काफी है, देवांश ने विरोध किया। जरा सी धूप अपने सिर पर मत चढ़ने दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कप छीन लूं? सुजाता ने आंखें सिकोड़ते हुए चेतावनी दी। मुझे यकीन है। देवांश ने जल्दी से अपना कप वापस ले लिया और आगे बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शंकर और सुजाता जोर से हंस पड़े। सुजाता गर्व से बोली, सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ पैसे कमाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने माता पिता से मोलभाव कर सकते हो। तुम इस घर में अभी भी एक बच्चे हो। हाँ, देवांश ने उछलते हुए पक्षी की तरह सिर हिलाया। उसका आज्ञाकारी रवैया देखकर सुजाता और शंकर आखिरकार संतुष्टि से मुस्कुरा उठे। लेकिन एक बार जब शराब का दौर शुरू हुआ तो उसे रोकना मुश्किल था, खासकर इतने खुशनुमा माहौल में। आखिरकार शंकर ने देवांश के बिना पूछे ही उसे एक और गिलास पिला दिया। पुराने जमाने में कहा जाता था, गरीब पढ़ते हैं, अमीर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं। देवांश, अपनी मां को सच सच बताओ, क्या तुमने 20,000 रुपए अपने लिए रख लिए थे क्योंकि खेती में पैसे लगते हैं? सुजाता ने शराब पीते हुए बीच में ही पूछा। मां सच में एक शिक्षिका है, कितनी संस्कारी, सिर्फ तुम ही ऐसा कह सकती हो। पिताजी तो बिल्कुल नहीं कहते, देवांश ने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा। बदमाश, अपने पिताजी के अनपढ़ होने का मजाक उड़ा रहे हो? शंकर ने मजाक में अपने चॉपस्टिक से देवांश के सिर पर थपथपाया। हमारे बेटे के सिर पर मत मारो। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जैसा मूर्ख बने? सुजाता ने देवांश का बचाव करते हुए पलटवार किया। तुम दोनों बहुत ज्यादा हो। एक मुझे अनपढ़ कहता है, दूसरा मुझे बेवकूफ। शंकर उनकी तरफ इशारा करते हुए हंसा। देवांश ने अपने पिता की तरफ मुंह बनाया, फिर गंभीर हो गया। हाँ, खेती में पैसा लगता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद कमा लूंगा। तुम ये पैसे खुलकर खर्च करो। अगर ये काफी ना हो तो मुझे बता देना। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने सिर्फ 1.7 लाख रुपए से ज्यादा कमाए हैं? जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वो कुछ छिपा रहा है। उससे ज्यादा है। मैंने खेती के लिए कुछ सामान खरीदा और कुछ। देवांश ने सोच समझ कर अपने शब्द चुने और अपना सिर खुजलाया। तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी मां और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अपने फैसले खुद लोगे। तुम्हें हमें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम तो आम इंसान हैं। अगर तुम हमें सब कुछ बता भी दोगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस चिंता करते रहेंगे। मुझे लगता है तुम इसी वजह से चुप हो। अब से अपना काम खुद संभालो। तुम्हारी मां और मेरी बस 3 ही जरूरतें हैं। शंकर ने गंभीर भाव से हाथ उठाते हुए कहा। पहली बात, चाहे तुम कितने भी काबिल क्यों न हो जाओ, कभी दूसरों को नुकसान मत पहुंचाना या अपनी अंतरात्मा के खिलाफ मत जाना। दूसरी बात, तुम अभी भी एक छात्र हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लो और एक सम्मानजनक नौकरी पाओ। तुम्हारे दादा गरीब थे और मुझे जल्दी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये बात मुझे और उनके लिए हमेशा अफसोस की बात रही है। तीसरी बात, अगर कभी तुम्हें कोई ऐसी बात का सामना करना पड़े जिसे तुम संभाल नहीं पाओ तो घर आ जाना, चाहे कुछ भी हो जाए।
तुम्हारी माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पापा, मैंने जो पहले कहा था उसके लिए मुझे माफ करना। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और किसी बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लूंगा। देवांश ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेवकूफ, तुम्हारे पिताजी भले ही पढ़े लिखे न हों, लेकिन उन्होंने एक समझदार पत्नी से शादी की और एक समझदार बेटे का पालन पोषण किया। क्या इससे उनकी योग्यता साबित नहीं होती? शंकर ने गर्व से कहा, हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते रहते हो। अगर तुम उस समय इतने जिद पर अड़े नहीं होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी कर लेता? सुजाता ने मजाक किया, लेकिन मेज के नीचे उनकी उंगलियां आपस में गुंथी हुई थी। हैं, ये भी एक हुनर है। शंकर ने शेखी बघारी। छी, ये तो बस मोटी चमड़ी है। सुजाता ने आंखें घुमाई, फिर देवांश की ओर मुड़ी। हम भले ही अमीर न हों, लेकिन हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हमारी कमाई हमारी जरूरतें पूरी करती है। चूंकि तुम्हारी खेती के लिए पैसे चाहिए तो इसे रख लो। हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास काफी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा होना अच्छा लगता है। तुम दोनों को नए कपड़े खरीदने चाहिए और हमें घर का थोड़ा सा नवीनीकरण करना चाहिए, देवांश ने कहा। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें हमें इतना देने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुम जिद कर रहे हो तो बस 50,000 रुपए दे दो। इससे ज्यादा तो तुम्हारे पापा और मैं रात को सो नहीं पाएंगे, सुजाता ने कहा। देवांश को यकीन नहीं था कि सभी 198 जेड पत्थरों पर स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन तावीज सफलतापूर्वक अंकित हो पाएंगे या नहीं। अगर वे असफल रहे तो उसे और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उन्होंने जनकपुर वार्ड में दीर्घकालिक साधना के लिए एक घर खरीदने की भी योजना बनाई, जो एक और खर्चा होता। इसलिए जब उनकी मां ने कहा कि 50,000 काफी है, तो उन्होंने आगे कोई बहस नहीं की। उनके लिए यह वास्तव में एक बड़ी रकम थी। ब्रह्मा मुहूर्त और उसके अगले दिन देवांश ने शिवगिरी के पास की पहाड़ियों में साधना की, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा जिले के शहर की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध थी। परिणाम कई गुना बेहतर थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में खुद पर बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए साधना का एक दिन उनके सच्चे प्राण को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। रविवार की सुबह नाश्ते के बाद परिवार शांतिपुर शहर गया। देवांश ने अपने माता पिता के नए बैंक खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर वो मालगुडी जिले के लिए एक साझा टैक्सी में सवार हो गए। जिले के कस्बे में लौटते हुए देवांश कुलकर्णी सीधे चंदन जोशी के घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने जनकपुर वार्ड का रुख किया। अपने माता पिता को 50,000 रुपए देने के बाद भी देवांश के खाते में 1.2 लाख रुपए बचे थे। उन्होंने जनकपुर में एक घर खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ताकि वे चंदन के घर से निकलकर खेती के लिए अपनी जगह बना सके। गांव में कुछ बार घूमने के बाद देवांश को पूर्वी छोर पर स्थित एक घर पसंद आ गया। ये एक पुराना घर था जो 3 अन्य घरों से जुड़ा हुआ था, जिसकी दीवारें तूफान से हुए नुकसान के कारण झुकी हुई थी, इतनी कि इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। 4 घरों की कतार के पीछे एक छोटा सा बांस का झुरमुट, एक सब्जी का खेत और एक घुमावदार नाला था, जिससे दूर दूर तक पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। सामने एक साझा आंगन था, जिसका इस्तेमाल चारों घर करते थे। ये व्यवस्था आगे साझा आंगन, पीछे बगीचा मालगुडी जिले के ग्रामीण इलाकों में आम थी। अक्सर ऐसे जुड़े हुए घरों में भाई बहन और उनके बड़े परिवार रहते थे। युवा होने के कारण देवांश संपत्ति के सौदे पर बातचीत करने के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन चूंकि चारों घर खाली थे, उसने बस चारों तरफ घूमकर देखा और महसूस किया कि इस जगह में इलाके की सबसे प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा है। अगर इसका ठीक से नवीनीकरण किया जाए तो ये साधना के लिए एक आदर्श स्थान होगा। घर तय करने के बाद देवांश चंदन के घर लौटा और उसे खरीदने का अपना इरादा बताया। चंदन हैरान रह गया। देवांश ने एक दिन पहले ही एक फैक्ट्री खरीदी थी और अब उसे एक घर चाहिए था। स्वाभाविक रूप से
चंदन को उसे सलाह देने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन देवांश के दृढ़ संकल्प को देखते हुए वो अगले हफ्ते अधिकारी झा और संपत्ति मालिकों के साथ बातचीत में मदद करने के लिए तैयार हो गया। चंदन कुशल था। सोमवार तक उसने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। चारों घर जनकपुर के 2 भाइयों के थे। दोनों ने अपना व्यवसाय स्थायी रूप से शहर से बाहर स्थानांतरित कर दिया था और वापस लौटने की उनकी कोई योजना नहीं थी। 2 साल पहले आए तूफानों में ये घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और अब रहने लायक नहीं थे। अधिकारी झा के माध्यम से चंदन ने उनके संपर्क नंबर प्राप्त किए और फोन करके पूछा कि क्या वे बेचने को तैयार हैं। चूंकि इमारतें पुरानी और असुरक्षित थी और भाइयों का वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वे तुरंत मान गए। उन्होंने प्रति घर 5,000 रुपए की कीमत बताई, लेकिन चारों को एक साथ खरीदने पर 18,000 रुपए में बेचने की पेशकश की। देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के चंदन से चारों खरीदने में मदद मांगी। देवांश, मैंने जगह का मुआयना कर लिया है। ये घर पुराने और असुरक्षित है। अगर तुम इन्हें खरीद भी लो तो तुम्हें बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण करवाना पड़ेगा। सिर्फ जमीन की ही कुछ कीमत है, ये पैसे के लायक नहीं है, चंदन ने सलाह दी। कोई बात नहीं अंकल, मुझे घर के पीछे बांस का झरना और बहती नदी बहुत पसंद है। अगर इसका अच्छी तरह से जीर्णोद्धार किया जाए तो ये रहने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह होगी। वैसे 18,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसे अभी के लिए ऐसे ही छोड़ भी दूं तो भी कोई बात नहीं, देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से उसने ये नहीं बताया कि इस जगह पर गांव की सबसे प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा है। तुम ठीक हो, तुम्हारे अपने विचार हैं। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, चंदन ने कहा। उसे एहसास हुआ कि देवांश 18,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं समझता। वो उसे डांटना चाहता था, लेकिन फिर याद आया कि देवांश सिर्फ 16 साल का है। उसके पास लगभग 10 लाख की संपत्ति है और उसके पास अद्भुत चिकित्सा कौशल है, इसलिए उसने उसे जाने दिया। उस हफ्ते स्कूल जाने के अलावा देवांश ने फैक्ट्री और चारों घरों के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इन सब प्रगति के साथ 16 साल के देवांश के पास अब एक फैक्ट्री, 4 जर्जर घर और जल्द ही पंजीकृत होने वाली एक लेजर एंटिनक्ली लेबल फैक्ट्री में 37.5% हिस्सेदारी थी। चूंकि उसे आपात स्थिति के लिए पैसे बचाने थे और फैक्ट्री में अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ था, इसलिए देवांश ने घरों के नवीनीकरण को टालने का फैसला किया। वो आगे निवेश करने से पहले फैक्ट्री की संभावनाओं के स्पष्ट होने तक इंतजार करेगा। समय तेजी से दिसंबर में बदल गया। मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन चंदन, विशाल कियांजन और देवांश सभी उत्साहित थे, क्योंकि मालगुडी जिले के यशवी लेबल वर्क्स ने आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया था और उसे पहला ऑर्डर भी मिल गया था। जैसा कि चंदन ने अनुमान लगाया था, लेजर एंटिनक्ली लेबल एक चलन बन रहे थे। बहुत कम कारखानों के पास आवश्यक उपकरण थे, इसलिए शुरुआती निवेश ज्यादा होने के बावजूद प्रतिस्पर्धा की कमी ने मुनाफा काफी बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए, एक लेजर एंटिनक्ली प्लेट बनाने में लगभग 300 रुपए से 400 रुपए का खर्च आता था, लेकिन ग्राहक प्रति प्लेट 2,000 रुपए से 3,000 रुपए का भुगतान करते थे। मुनाफा बहुत ज्यादा था, खासकर उस समय पैसे की कीमत को देखते हुए। लेबल की कीमत आकार के हिसाब से तय की गई थी, लगभग 6 पैसे से 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और मुनाफा 50% से ज्यादा था। लेकिन असली मुनाफा प्लेट उत्पादन से आता था, जब तक कि ग्राहक बड़ी मात्रा में मुद्रित लेबल का ऑर्डर न दे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पहले ऑर्डर से लगभग 3,000 रुपए का मुनाफा हुआ। एक प्रभावशाली शुरुआत। दरअसल ग्राहक की जमा राशि का एक हिस्सा ही मिलने से सारी लागतें निकल जाती थी, बाकी शुद्ध मुनाफा होता था। जाहिर है, इतना ज्यादा मुनाफा हमेशा नहीं टिकता। चंदन और विशाल ये जानते थे, लेकिन अगर वे 1-2 साल भी टिके तो ये असाधारण होगा। असली चिंता ये थी कि क्या ये 1 साल भी टिक पाएगा। उस समय
₹10 से 15 लाख रुपए का निवेश करना एक साहसिक कदम था। जिन लोगों ने भी इस अवसर को देखा, उनके पास भी न तो पूंजी थी और न ही कदम उठाने का साहस। इसलिए चंदन का मानना था कि उनके पास कम से कम 1 साल का समय है, इससे पहले कि प्रतिस्पर्धा बढ़े और मुनाफा कम हो जाए। उस साल के भीतर उन्हें उम्मीद थी कि वे अपना निवेश वसूल कर लेंगे और फिर वास्तविक लाभ कमाना शुरू कर देंगे। देवांश का उत्साह सिर्फ फैक्ट्री के शुभारंभ और उसके उज्जवल भविष्य को लेकर नहीं था। आज वो दिन भी था जब वो अपनी आत्मा संग्रह सरणी जेड तावीजों को बनाना शुरू करने वाला था। उसने लगभग 6 हफ्ते तैयारी में बिताए थे। अपने सच्चे प्राण को पुनर्स्थापित करने के अलावा उसने तायीन आत्मा संग्रह संरचना को बार बार बनाने का अभ्यास किया था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो कौशल की कमी के कारण असफल न हो। क्योंकि अगर वो असफल होता तो लगभग 2000 रुपए मूल्य का प्रत्येक जेड टुकड़ा बर्बाद हो जाता और देवांश इतना खर्च नहीं उठा सकता था।